Hello guys, today I came with another LLB lecture video and it is based on Hindu law, which is LLB second semester subject. And as you all know, if you are appearing for LLB exam, that Hindu law it comes for 100 marks. So basically today I am covering all that. And as if you have seen my jurisprudence lecture, which was my first video, if you see that I have covered all the question and all the previous year questions which have come into the exam, so you have covered from that. And now I am making Hindu law similar questions and previous year questions and all important questions I have made by myself, even written notes which I am showing you in screen, as well as I am explaining all of that. And again I am telling you that despite above all, you are not to go anywhere, you are not to read anything from any previous year questions, from any important questions, 10-year, Kunji, whatever you say. If you are appearing from any CSEX university or any other university where you go only for appearing exams, then question paper would be the same basically, and you would appear easily if you would read my notes, and I can assure you. So now I am starting. फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली आपका हिंदू लॉ में है कि हाउ कैन गिफ्ट टू बी मेड टू अनबॉर्न पर्सन। बेसिकली आपको ये बताना है कि जब भी आप गिफ्ट तो देते हैं, लेकिन अगर अनबॉर्न पर्सन है जो कि अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, उसके केस में आप क्या कहेंगे। तो उसके लिए आप जब भी गिफ्ट देंगे तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म यूज किया जाएगा। तो बेसिकली हम कहेंगे लीगल मैकेनिज्म के थ्रू देंगे। अब लीगल मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चा अभी तक आए नहीं आप उसको डायरेक्टली तो दे नहीं सकते, आई मीन टू से इमीडिएट पोजीशन तो उसके पास वैसे भी नहीं आना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम लीगल मैकेनिज्म के थ्रू देंगे बेसिकली उसे। अब लीगल मैकेनिज्म में आप कहोगे कि हाँ भाई बहुत से स्पेसिफिक लीगल मैकेनिज्म है। जैसे आप क्या कह सकते हो, किसी भी ऐसे बंदे को के पास इंटरेस्ट क्रिएट करवा दो उसका कि जब जब तक बच्चा बॉर्न नहीं होता तो उस बंदे के पास रहेगा बेसिकली। उसके अलावा या फिर आप कह सकते हो कोई भी ट्रस्ट क्रिएट करवा सकते हो आप, ठीक है। तो अनबॉर्न पर्सन के, लेकिन ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी अनबॉर्न बेबी होगा वो बॉम्ब में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ये ना हो कि भी बॉम्ब में भी नहीं है वो, कि आपने पहले बोल दिया अनबॉर्न बेबी जो होगा जब देखा जाएगा, नहीं। इसकी कंडीशन ये है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो क्या होना चाहिए, बॉम्ब में होना चाहिए, ठीक है। और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा, नॉट अ लाइफ इंटरेस्ट। तो इसमें बेसिकली आप पढ़ते हो, हमने बताया डायरेक्ट इंटरेस्ट तो है नहीं, जैसे कि मैंने भी बताया लीगल मैकेनिज्म क्रिएट करनी है तो उसमें क्या होगा, ट्रस्ट क्रिएट करते हो या फिर किसी पर्सन को देते हो। प्रायर इंटरेस्ट, बिल्कुल प्रायर इंटरेस्ट है ना, पहले आप किसी के पास रखवा रहे हो, लिविंग पर्सन के पास रखवाओ, उसके बाद वो उस पर जाएगा, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया। थर्ड एब्सोल्यूट है, मैंने बताया लाइफ टाइम नहीं है बेसिकली। बॉम्ब एज अ लीगल पर्सन बिल्कुल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो बॉम्ब में होना चाहिए, और एक ट्रस्ट भी क्रिएशन कर सकते हो। ये था आपका सिंपल वे में कि जब भी गिफ्ट की बात की जाएगी रिलेटेड टू अनबॉर्न पर्सन तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। इट वॉज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड, नाउ आई एम गोइंग अहेड। आपको बेसिकली डिफरेंस बताना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में और जॉइंट फैमिली को आप कोपर्सनरी भी कहते हैं बेसिकली। तो इस पे कुछ बेसिस है जिसके बेस पे हम डिफरेंस बताएंगे। फर्स्ट बेसिस की आप बात करते हैं तो आपको बताना ऑनरशिप। ऑनरशिप पे आप बताते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नाम से पता चलता है। सेल्फ एक्वायर्ड है तो इंडिविजुअल होगा, और जॉइंट है तो नाम से पता चलता है कलेक्टिव होगा आपका बेसिकली। एलिनेशन का मतलब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपकी फ्री होती है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी की तो वो उसमें आपको सबकी कंसेंट चाहिए होती है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, थ्रो व्हील कर सकते हो आप। जॉइंट में तो आपको बर्थ मिल जाता है बेसिकली, आपको पता है जॉइंट फैमिली में जैसे आपको बर्थ होता है आपको इनहेरिटेंस वहीं हो जाता है। अब राइट ऑफ फीमेल्स कोई भी स्पेसिफिक राइट नहीं है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के केस में, लेकिन जॉइंट फैमिली में आपको 2005 के अंदर से इंक्लूड कर दिया गया था कि मेल के साथ साथ अब आपके फीमेल्स भी आएंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट को जब अमेंड किया गया था। तो ये इसके कुछ डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है, ऑनरशिप, एलिनेशन, इनहेरिटेंस एंड राइट ऑफ फीमेल्स। थर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली आपने पढ़ा कि आपको ये बताना है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल ऑफ हिंदू जो भी सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग क्या है। एंड इट इज ऑल्सो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट केम इन टू द एग्जाम व्हेन आई वॉज अपियरिंग, ऑल्सो आई अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। एंड ये सारे आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन बाय वन, एंड ऑल्सो आई एम कवरिंग ऑल द सिलेबस, आई एम नॉट लिविंग एनी सिंगल टॉपिक। सो इफ यू रीड दैट यू विल गेट इजिली पास इवन दो यू विल गेट रैंक। देखिए, अब राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू की बात करते हैं सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग क्या क्या राइट है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट ऑनरशिप है उनके पास बेसिकली, एज वेल एज वो फुल ऑनर की तरह उनको राइट दिए हुए हैं। कि हमने बताया हिंदू सक्सेशन एक्ट को जब अमेंड किया गया था तो उसमें उनको फीमेल को इंक्लूड किया गया था, एब्सोल्यूट राइट दिए गए थे। कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं 14 सेक्शन के इंपॉर्टेंट। बेसिकली आप देखते हैं कि एब्सोल्यूट ऑनरशिप है,
बिल्कुल स्कोप ऑफ प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूड है, चाहे इमूवेबल हो, मूवेबल हो, आपका स्त्री धन हो, आपका डिवोर्स की प्रॉपर्टी हो, मैरिटल हो, कुछ भी। एक्वाइजेशन मेथड्स, इसमें क्या होता है बेसिकली आपको देखना होता है आप एक्वायर कैसे करते हैं, या तो इनहेरिटेंस के थ्रू करेंगे, गिफ्ट के थ्रू, परचेज के थ्रू। एक्सेप्शन गिफ्ट और विल वाला लेकिन उन्होंने बोला उस पर ही एप्लीकेबल नहीं है। इम्पैक्ट का मतलब क्या, बिल्कुल लैंडमार्क प्रोविजन लेके आया हुआ है कि फीमेल्स को सारे राइट्स दिए हुए हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर्टी सेक्शन 14 के केस में, जब भी फीमेल के रिगार्डिंग आप राइट की बात करते हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको नेचुरल गार्डियन के बारे में बताना है कि उसके पास क्या क्या पावर है। इसको पहले बात गवर्न कौन करता है, आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 गवर्न करता है। इसमें बता रखा है कि जो भी इन्होंने बोल रखा है जो पावर है एब्सोल्यूट नहीं है तो नेचुरल गार्डियन के पास पावर, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्ट टू कोर्ट परमिशन है बेसिकली, ठीक है। अब कैसे कैसे पावर है, जनरल पावर है, नेसेसरी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेगा, रीजनेबल जो भी एक्शंस होंगे वो करेगा, फर्स्ट जनरल पावर थी। सेकंड आपको रिस्ट्रिक्शन लगा रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी को वैसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई भी मॉर्गेज वगैरह भी बेसिकली वो क्रिएट नहीं कर सकता। थर्ड आपने लीज रिस्ट्रिक्शन है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिस्ट्रिक्शन है वैसे आपकी लीज की भी रिस्ट्रिक्शन है। फिर फोर्थ कोर्ट में भी परमिशन लेनी पड़ती है, आप कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं कर सकते विदाउट कोर्ट परमिशन। वर्डेबल ट्रांजेक्शन होंगी तो ठीक है, उसमें भी कोई भी आप डिस्पोजल वगैरह नहीं कर सकते जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं लेते। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि देखो कहा जाता है कि जो भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं बेसिकली वो उनकी कस्टडी मदर के पास होती है आपका, ठीक है। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है कि हाँ, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हमेशा याद रखना है कि जहाँ भी लेजिटिमेट वर्ड आ जाएगा चिल्ड्रन के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि अगर इलीगल मैरिज है या वॉइडेबल कोई भी मैरिज है तो इलीगल चिल्ड्रन को उन सब की वजह से जो उनके पेरेंट्स की गलती है कि हाँ भाई इलीगल मैरिज है तो उन्हें डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उनके राइट्स वैलिड ही होंगे जैसे सेम वैलिड मैरिज में होता है या वैलिड बेबी बॉर्न होता है बेसिकली। अब मैरिड गर्ल के केस में क्या था, हमने बताया कि हस्बैंड हो जाता है उसका नेचुरल गार्डन, तो ये आपने पढ़े थे बेसिकली पावर ऑफ नेचुरल गार्डन थी। जनरल पावर है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इमोरल प्रॉपर्टी पर लीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कोर्ट की परमिशन लेनी है आपको, ठीक है। अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन क्या है, इलिजिटिमेट चाइल्ड क्या है और मैरिड गर्ल क्या है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डैम टू टप। बेसिकली क्या होता है डैम टू टप, इसमें आप क्या देखते हैं आपका इंटरेस्ट जो है एक्सीड नहीं होता प्रिंसिपल अमाउंट से। तो बेसिकली ये रूल लेके आया हुआ है कि बहुत से जो भी मतलब आपका बोरोवर्स से बहुत ही ज़्यादा रिकवरी की जाती थी, एक्सेस मनी लिया जाता था, इंटरेस्ट के नाम पे इतनी चीज़ें ली जाती थी बेसिकली। तो उन्होंने ये बोला कि एक्सप्लॉइट की जाता था उनके साथ, जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता था, एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी, उन सबसे बचाने के लिए बोरोवर्स को ये लेके आया गया। अब उसके बाद हमने बात करा कि आपको बताना है हिंदू लॉ इज़ नॉट अ लेक्स लॉक्सिस बट लॉ ऑफ स्टेटस। ये एक मैगजीन न्यूज़ हुआ था कि हिंदू लॉ इज़ नॉट अ लेक्स लॉकिंग, यानी कि नॉट प्लेस लोकेशन बेस्ड नहीं है वो, कि आप ये नहीं कह सकते लोकेशन या प्लेस बेस्ड है, बट लॉ ऑफ स्टेटस है, यानी कि वो लॉ ऑफ स्टेटस बेस्ड है। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली देखा जाए तो पर्सन कहाँ रहता है मीन्स इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन कि पर्सन कहाँ रहता है उस पर बेस नहीं करता, बेसिकली इट कंसीडर करता है कि लोग का स्टेटस क्या है, बेसिकली आपका पर्सन का रिलीजियस स्टेटस क्या है, आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल दिया कि नॉट आर लोकेशन बेस्ड बट इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ स्टेटस। अब हम देखते हैं एंटीसीडेंट डेट क्या होता है। इसमें एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है कि 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो आपका पहले से कोई प्री एग्जिस्टेंस ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो प्री एग्जिस्टेंस ऑब्लिगेशन प्लस में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए बेसिकली। तो हमने ये पढ़ लिया। और इसमें क्या है पियर्स ऑब्लिगेशन भी एक होता है कि जो भी फादर्स का डेट होता है वो सन के लिए ऑब्लिगेशन होता है, चाहे वो उससे कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेज में ना ले रहा हो, इवन 2 से करना चाहिए, उसकी स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन एक तरीके से स्पिरिचुअल रिलीफ के लिए, ठीक है। अब स्त्री धन का मतलब बताया कि स्त्री धन का मतलब क्या है कि बेसिकली वही जो भी वुमेन रिसीव करती है, गिफ्ट में मिले उसे, ज्वेलरी में मिले उसे, मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स, ऑनरशिप उसकी एब्सोल्यूट होती है, कंट्रोल वो खुद कर सकती है, वो जब चाहे स्कोप उसका क्या है मूवेबल सब है। ट्रस्टी की ड्यूटी है कि जो है वो रिटर्न कर दे जब वुमेन मांगे आपकी, बेसिकली कोई भी अपर लिमिट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है। अब आप बात करते हैं डिब्यूटर प्रॉपर्टी। डिब्यूटर थोड़ा सा वर्ड आपका लॉजिकल है। डिब्यूटर में आपको ये बताना है कि 2 चीज़ें होती है, एक होती है आपकी डेटी, एक होता है आपका शी बाइट। डेटी का मतलब क्या होता है कोई भी लीगल एंटिटी ऑनर है उस पर बेस्ड होता है, और शी बाइट का मतलब कोई भी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि जो भी आपका ध्यान रखने वाला है। तो डीटी यहाँ पर आपका बेसिकली हो गया कि लीगल एंटिटी ऑनर है, और जो शी बाइट है वो आपका कौन हो गया ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया बेसिकली। अब आप बात करते हैं डेडिकेशन की। अब देखिए इसमें आपको कुछ इसेंशियल्स वर्ड्स है जो हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट की आप बात
बात करते हैं तो वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन में हम क्या कह सकते हैं बेसिकली कि अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी थ्रू अ प्रोसेस डेडिकेशन, कि आप क्या करते हो कि आप रिनाउंस भी कर देते हो अपनी ऑनरशिप को बेसिकली क्या करने के लिए, आपका प्रोसेस ऑफ डेडिकेशन होना चाहिए उसके लिए। ऑनरशिप पे आप क्या देखते हैं कि आप लीगल ओनर है, जिसमें मैंने बताया लीगल ओनर आपका कौन है, डेटी है आपका बेसिकली। अब आप बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि क्या होता है कि कोई भी शेबिद, अब मैंने बताया दो ही बंदे थे, एक था डेटी जो कि आपका ऑनर था और एक था शेबिद। शेबिद का मतलब क्या था बेसिकली, आपने देखा कि वो बात करता है कि जो मैनेजमेंट हैंडल करता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस पे लगा रही है, शेबिद को रिस्ट्रिक्शन दे रही है, अगर उसके पास मैनेजमेंट है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, वैसे एलिनेट ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी को भी कोई भी प्रॉपर्टी। शेबिड्स के राइट्स भी हैं, अगर उसके रिस्ट्रिक्शंस भी है तो उसके राइट भी हैं। ऑनरशिप की भी बात करते हैं तो ये था बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी, जिसमें टू मेन एस्पेक्ट्स है, डेटी एंड शेबिड्स, उसी के राइट उन्हीं के रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है बेसिकली। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने कवर किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हिंदू। इंपॉर्टेंट है, जब आप हिंदू लॉ पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए हु इज हिंदू, who belongs to Hindu culture or religion। तो बेसिकली हिंदू वो होते हैं, डिनोट्स करते हैं वो सारे पर्सन और दोज पर्सन हु प्रोफेस हिंदू रिलीजियस, इधर बाय या तो वो बर्थ से हो या फिर उन्होंने कन्वर्जन करवा लिया हो हिंदू फेथ में, ठीक है। फिर टू वेज में होते हैं, एक बाय डिक्लेरेशन बाय बर्थ। अब उन्होंने बोला कि क्वेश्चन आता है बेसिकली एग्जाम्स में आया था प्रीवियस क्वेश्चन, तो वही मैंने नोट डाउन किया है, उसी पे मैं आपको बता रही हूँ कि कैन हिंदू बिकम क्रिश्चियन रिकन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू हिंदू। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि आप एक चीज बताइए कि हिंदू क्रिश्चियंस बन सकता है रिकन्वर्ट करवाने के बाद, एक बार उसे कन्वर्ट करवा चुका है वो अपना हिंदू से क्रिश्चियन, फिर वो क्रिश्चियन से अगेन हिंदू बन सकता है बेसिकली। तो उन्होंने बोला यस, पर्सन हु कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियन एंड लेटर रिकन्वर्ट्स बैक टू हिंदू इज पॉसिबल। रिकन्वर्ट आप कितने भी करवा सकते हो, क्योंकि ये बेस जोन है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। आपको हमेशा जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको रिलीजियस का फ्रीडम मिलता है, तो अलाउ करता है इंडिविजुअल को कितनी भी टाइम चेंज करवा सकता है अपने रिलीजन को। अब अकॉर्डिंग टू क्लाइव्स एंड रिवाइवल थ्योरी, एक इस पे है क्लाइव्स एंड रिवाइवल। एक क्लाइव्स कौन सा हो जाएगा, जो उसने कन्वर्ट करवाया है, जो कन्वर्ट करवा रहा है वो तो एक क्लाइव्स रिलीजियस हो गया, और जो कन्वर्ट करवा के ट्रांसफर अब जो जिस चीज में वो फॉर्मेशन में आया है वो रिवाइवल हो गया बेसिकली। तो इसलिए ये इसे क्लाइव्स एंड रिवाइवल थ्योरी बेस कहा जाता है। आप पढ़ते हैं कि हिंदू लोग किस किस पर एप्लीकेबल है। हमने बताया हिंदू बाय रिलीजन फर्स्ट, सेकंड डोमिसाइल एंड नॉन रिलीजियस कैटेगरी। नॉन रिलीजियस है वो लेकिन डोमिसाइल है, यानी कि आपकी इन रिजाइडिंग है इन टेरिटरीज हु आर नॉट मुस्लिम नहीं होने चाहिए बस बेसिकली। कन्वर्ट और रिकन्वर्ट की जब आप बात करते हैं, इंडिविजुअल हुआ इज कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, जिसमें उसने कन्वर्ट करा लिया। अब आप बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। इसमें आप टू टाइप्स के सोर्स देखते हैं, एक देखते हैं एंशिएंट सोर्स और एक देखते हैं मॉडर्न सोर्स। तो फर्स्ट एंशिएंट सोर्स में भी आपके 4 तरीके के होते हैं, श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड जुडिशियल डिसीजन। मॉडर्न सोर्स की बात करते हैं तो आप बेसिकली आपका लेजिस्लेशन एंड कस्टम होता है। तो ये 2 टाइप्स है, उनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन दे रखे थे। अब हम बात करते हैं एंशिएंट सोर्सेज की। इसमें आपने देखा कि जो भी श्रुति होता है इसमें आप कहेंगे व्हाट इज हियर, बेसिकली साइंस में सिंपल सेंस में हम कहेंगे व्हाट इज हियर, और ये कंसिस्ट करता है 4 वेदास एंड उपनिषद। नेक्स्ट वन है स्मृति, इसमें बोला जाता है कि व्हाट वाज रिमेंबर, इसे आगे फर्दर डिवाइड किया गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। कमेंट्रीज का मतलब क्या, कुछ भी मॉडिफाइड तरीके का लोग है, आपका कह सकते हो कि ओल्ड लोग को मॉडिफाई करके कर दिया, तो इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये क्या बताता है अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ टाइम, ठीक है, इंटेंशन ऑफ राइटर के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें 2 पार्ट्स, इसमें भी हम मिताक्षर एंड दयाभागा 2 टाइप के स्कूल्स हैं आपके। अब हम बात करते हैं जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं। जुडिशियल डिसीजन क्या होते हैं, जो कि आपको क्रूशियल रोल इंप्लीमेंट करते हैं डेवलपमेंट करने में, इंटरप्रिटेशन करने में हिंदू लोग को बेसिकली। अब ये जुडिशियल डिसीजन जो भी होंगे आपके बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के एज ए प्रेसिडेंट्स की तरह काम करते हैं बेसिकली, यानी कि जो कि गाइड करते हैं लोअर कोर्ट्स वगैरह को रिजॉल्व करवाने में केस। अब इसे की एस्पेक्ट्स की जब हम बात करेंगे, बाइंडिंग प्रेसिडेंट हो गया, इवोल्यूशन ऑफ लॉ हो गया, ऑथोरेटिव इंटरप्रिटेशन हो गया एंड लैंडमार्क जजमेंट हो गया बेसिकली। ये थे जुडिशियल डिसीजन। अब आप बात करेंगे मॉडर्न सोर्स में, जब हम आते हैं उसमें लेजिस्लेशन एंड कस्टम की बात करते हैं आप, ठीक है। तो अब लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, ये मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ है, यानी कि इट्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब इसके की एस्पेक्ट्स हो गए यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ऑथोरेटिव सोर्स हो गया, इनेक्टमेंट ऑफ लॉ हो गया। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं हिंदू सक्सेशन लॉ आपका, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न सोर्स का, एक हमने लेजिस्लेशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कस्टम। कस्टम का मतलब क्या है, वो भी क्रूशियल रोल आपका करता है डेवलपमेंट ऑफ लॉ वगैरह में, ठीक है, सिग्निफिकेंस रोल है उसका, इंपॉर्टेंस है, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। अब इसका भी क्या हिस्टोरिकल फाउंडेशन है, बहुत लंबे टाइम से चला रहा है, एंशिएंट भी कहा जाता है बेसिकली, मॉडर्न एलिवेंस भी है इसकी, अगर सोसाइटी में एक्सेप्टेड है तो इवोल्यूशन ऑफ लीगल नॉर्म्स है एंड इम्पॉर्टेंस इन सोसाइटी है इसकी बेसिकली। तो ये था कस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी जो पढ़े थे कि हाँ भाई मैंने आपको बताया बेसिकली जुडिशियल डिसीजन पढ़ना, इससे पहले तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बेसिकली आपको सोर्स बताने हैं हिंदू लोग के। तो हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, एक एंशिएंट होता है, एक मॉडर्न। तो मॉडर्न में मैंने बताया आपको लेजिस्लेशन एंड कस्टम होता है, और एंशिएंट में आपने 4 पढ़ लिए, जुडिशियल डिसीजन हो गया आपका, कमेंट्रीज हो गया, श्रुति, स्मृति। तो ये थे आपके सोर्सेज ऑफ लॉ।
इट वॉज फिनिश। नाउ हम आते हैं आपके काइंड ऑफ कस्टम। अभी हम कस्टम पढ़ रहे हैं। कस्टम में मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस में बताया था कस्टम 3 टाइप्स के होते हैं आपके, लोकल, फैमिली एंड क्लास। ठीक है, लोकल मतलब जो कि पर्टिकुलर लोकेलिटी पे बेस्ड है, क्लास का मतलब जो कि पर्टिकुलर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन पर बेस्ड है, फैमिली का मतलब जो कि उस फैमिली में मेंबर है उन पर एप्लीकेबल है, और जो नॉन मेंबर है उन पर एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल ऑफ कस्टम की। अब ये सारे हमने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़े थे। एंटीक्विटी है, कंटिन्यूटी है, पीसेबल इंजॉयमेंट है, रीजनेबलनेस है, ऑब्लिगेटरी फोर्स है, कस्टम आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन है। ठीक है, सर्टेनिटी है। अब उन्होंने बोला कि आप एक चीज़ बताइए कि इट इज़ ट्रू टू से, ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसी को नोट डाउन करके उसी का आंसर सर्च करके यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली थोड़ा सा लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि मॉडिफाई करके पूछ लेते हैं, जो भी है कि इट इज़ ट्राई टू से दैट क्लियर प्रूफ ऑफ यूजेज विल आउटवे रिटन टेक्स्ट ऑफ लॉ। तो आपको बताना है कि क्लियर प्रूफ ऑफ यूजेज का मतलब यहाँ पर कस्टम से है, तो कस्टम क्या आउटवे कर लेगा कोई भी चीज लिखी हुई उसे भी। तो वो क्या कहता है, यस इट्स जनरली ट्रू दैट इन हिंदू लॉ क्लियर प्रूफ ऑफ यूजेज कस्टम कैन आउटवे कर सकता है बेसिकली। क्योंकि ये एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे कि हमने बताया बेसिकली एक तो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं बेसिकली सोसाइटी में कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए विद इन द सोसाइटी। ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इसीलिए उसे फिर कहा जा सकता है कि वो क्या कर सकता है, आउटवे कर सकता है डिफरेंट टेक्स्ट ऑफ लॉ। नाउ अब अभी हमने पढ़ा था कि 2 स्कूल्स होते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे जब कमेंट्री, तो हमने उसमें पढ़ा था एक मिताक्षरा होता है, एक दया भागा होता है। मैं फर्दर उसको क्लासीफाई करके बता रही हूँ आपको कि मिताक्षरा एंड दया भागा में कि जो मिताक्षरा की आप बात करते हैं बेसिकली मिताक्षरा में होता है कि ओनरशिप बाय बर्थ होती है, ऑन द अदर एंड दया भागा में होता है ओनरशिप बाय डेथ। तो पहले हम मिताक्षरा को देखते हैं। मिताक्षरा को आप ज्वाइंट फैमिली की तरह एक बार ट्रीट करके वैसे आप इसके सारे प्रोविजन उससे रिलेटेड लिखेंगे। ऑनरशिप बाय बर्थ, इसका की फीचर्स में हम जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली की तरह काम करता है बेसिकली। को पार्सनरी, हमने बताया को पार्सनरी का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली आपकी एक तरीके की फ्रेम कहते हो या फिर कहते हो फॉर्म की जाती है हिंदू। ठीक है, और इसके मेल के थ्रू, मेल डिसेंडेंट का अब तक होते हैं अप टू 3 जनरेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि को पार्सनरी में अप टू 3 जनरेशन तक होते हैं, मेल के केस में और फीमेल के केस में 5 जनरेशन तक। पार्टीशन की जब बात की जाती है, पार्टीशन के लिए आप डिमांड नहीं कर सकते। सब स्कूल्स का मतलब इसमें सब स्कूल्स भी आते हैं। मिताक्षरा में आपके बनारस हो गया, मिथिला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मद्रास हो गया, पंजाब हो गया। अब दया भागा में आते हैं, ओनरशिप बाय डेथ मिलती है और इसमें आपका रिवर्स होता है। मिताक्षरा का इंडिविजुअल ओनरशिप होती है रेदर देन जॉइंट ओनरशिप, और इनहेरिटेंस एंड डेथ होती है, और विडोज के राइट भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा ये मिताक्षरा था एंड ये दया भागा की हमने बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हिंदू मैरिज के बारे में। मैरिज क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज है जो कि इनेबल करती है मेल एंड फीमेल को टू यूनिट होने के लिए। बेसिकली अब मैरिज को कहा जाता है मैरिज इज अ सैक्रामेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक फ्रेज यूज होता है कि आप बताइए मैरिज आपकी सैक्रामेंट है, आप इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। क्यों भाई? क्योंकि जो ये परमानेंसी ऑफ मैरिज है ना, कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन आपकी फुलफिल होगी तो आपने लैप्स कर दिया या फिर आपका जो भी है कंडीशन से आप अपने आप को रिलीज कर सकते हो। यहाँ पर परमानेंसी ऑफ मैरिज होता है, यानी कि बियॉन्ड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है ये। अब इसे सैक्रामेंट कहने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, एक तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है विद ईच अदर, एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन है। अब हम बात करते हैं इसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज। अब वैलिड मैरिज के कुछ इसेंशियल भी होंगे। मोनोगैमी, अब मोनोगैमी का मतलब क्या है, टाइम ऑफ मैरिज नेदर पार्टी टू हैव 2 लिविंग स्पाउस नहीं होने चाहिए, मेंटल कैपेसिटी साउंड माइंड होना चाहिए। एज ऑफ पार्टीज आप देखेंगे कि ग्रूम के केस में 21 ईयर होना चाहिए एंड ब्राइड के केस में 18 ईयर्स होना चाहिए। एंड बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री, यानी कि इट प्रोहिबिटेड करता है मैरिज बिटवीन पर्सन विद इन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, मैं एक्सप्लेन करूंगी। शुड बी बियॉन्ड सब इन द रिलेशनशिप भी हम देखेंगे कि ये प्रोहिबिट करता है सब इन द रिलेशनशिप के बीच में भी एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बीच में भी। ये सारे इसेंशियल्स है। मोनोगमी हो गया, मेंटल कैपेसिटी हो गया, एज हो गया, बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री, बियॉन्ड सब इन द रिलेशनशिप। ये था हिंदू मैरिज, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के बीच में डिफरेंस देखेंगे। वॉइड मैरिज का मतलब जहाँ पे आप कहेंगे कि वाइफ के पास राइट नहीं है मेंटेनेंस के लिए, ऑन द अदर हैंड वॉइडेबल में है। पार्टी वॉइड में आप देखेंगे, पहले मैं वॉइड का बताऊंगी फिर ऑन द अदर हैंड वॉइडेबल होगा। 5 पॉइंट्स है। सेकेंड है पार्टी डू नॉट हैव स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। वॉइड है तो कहाँ से स्टेटस होगा, बट वॉइडेबल में है। डिग्री ऑफ नलिटी की जरूरत ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो डिग्री ऑफ नलिटी प्रूव करवाएंगे क्या, लेकिन उसमें आपको रिक्वायर्ड है क्योंकि वहाँ पे आपका स्टेटस है। और इट इज नन इन द आई ऑफ लॉ, वॉइड है तो है ही नहीं कुछ, लेकिन उसमें क्या है वो डिक्लेयर किया जा सकता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू बेसिकली। और जो वॉइड है वॉइडेबल, हमने पहले बताया था कि चाहे वॉइड मैरिज चाहे वॉइडेबल मैरिज हो, दोनों ही केस में जो भी आपके चिल्ड्रन होते हैं वो आपके लेजिटिमेट ही कहलाते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस ग्राउंड्स पर मैरिज को एन्यूल्ड किया जा सकता है, नल एंड वॉइड हो सकती है। दो है बेसिकली, एक होता है वॉइड एब इनिशियो और एक होता है वॉइडेबल। वॉइड एब इनिशियो की आप बात करते हैं, बेसिकली इसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं। वॉइड एब इनिशियो देखते हैं मतलब पहला बाइगेमी, 2 शादी हो रही है। दूसरा प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, मैंने बताया था अभी। एंड थर्ड सेपेंदा रिलेशनशिप। थर्ड सेपेंदा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये प्रोहिबिट्स करता है आपको मैरिज बिटवीन अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर फादर साइड 5 जनरेशन है एंड 3 जनरेशन मदर साइड है। एंड इट्स वॉइड अनलेस कस्टम अलाउ फॉर दैम। ठीक है, वॉइड है जब तक, लेकिन इस केस में क्या ऐसा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं है कि कस्टम अलाउ करता तो आप कर सकते हो, लेकिन ये सेपेंदा में अलाउड है। अगर कस्टम अलाउ करता तो आप कर सकते हो मैरिज कॉमन एंसेस्टर के बीच में, जो 3 जनरेशन और 5 जनरेशन वाली रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी। अब वॉइडेबल में जाते हैं। वॉइडेबल में क्या है, देखो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही मैरिज की। इंपॉर्टेंट है स्पाउस है। इंपॉर्टेंट स्पाउस बेसिकली अनेबल टू अचीव सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो कि कंसेंट वॉज नॉट ऑब्टेन बाय कंसेंट वॉज ऑब्टेन बाय फ्रॉड है बेसिकली। वुमेन वॉज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन स्पाउस। ठीक है, और एनी पार्टी अंडर द लीगल एज ऑफ मैरिज है। तो बेसिकली ये थे आपके कुछ ग्राउंड जिस पर आप मैरिज का एन्यूल कर सकते हैं। और 2 मेन हेड्स है इसके, वॉइड एब इनिशियो एंड वॉइडेबल, जो दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वन है आपका कि चिल्ड्रन ऑफ एन्यूल्ड आर लेजिटिमेट। वही वाली बात आ गई कि जो भी अगर हमने बताया वॉइड मैरिज से प्योर है तब भी आप उसे लेजिटिमेट मानेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। फिर उन्होंने पूछा है कि आप ये बताइए कि अगर आपकी मैरिज वॉइड है तो चाहे चिल्ड्रन भी वॉइड हो सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि इसलिए थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया इन लोगों ने। तो बेसिकली आप यही कहेंगे नहीं। और सेक्शन 60 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट भी ये कहता है कि चाहे वॉइड हो चाहे वॉइडेबल मैरिज हो, लेकिन जो चिल्ड्रन होंगे वो ऑलवेज लेजिटिमेट होंगे। उन्हें नॉट डिसएडवांटेज ड्यू टू देयर पेरेंट मटेरियल स्टेटस। उन्हें कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए ना, डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि उन्हें सेम ऐसा लीगल राइट है, लीगल स्टेटस है जैसे कि वो वैलिड मैरिज से हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प भी किया था कि उनका राइट भी है पूरा पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह पर। एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ देयर कॉमन एंसेस्टर मानी जाती है वो फॉर इनहेरिटेंस पर्पस। तो ये क्वेश्चन था। अब हम आते हैं थर्ड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैट्रिमोनियल रिलीफ। आपको क्या क्या रेमेडीज मिलती है जब आप डिसॉल्व करवाते हैं। फर्स्ट आपको मिलती है रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सेकंड आपको मिलता है बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन। थर्ड आपको मिलता है डिक्लेरेशन ऑफ नलिटी। एंड फोर्थ होता है एन्यूलमेंट ऑफ वर्डेबल मैरिज। एंड फिफ्थ डिवोर्स। फर्स्ट हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं कि रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मतलब है। सिंपल वे में मैंने नोट्स में जो लिखा हुआ है आपको बिल्कुल इजी तरीके से आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि एक तरीके की लीगल रेमेडी है जो कि अवेलेबल करवाई जाती है उस स्पाउस को जो कि अबेंडन कर दिया गया, यानी कि अबेंडन यानी कि लेफ्ट कर दिया गया है बाय देयर पार्टनर विदाउट रीजनेबल कोर्स। ठीक है, कुछ बताया भी नहीं, कोई एक्सक्यूज भी नहीं दिया, फिर भी उसे अबेंडन कर दिया, यानी कि उसे लेफ्ट करके वो चला गया। तो ये राइट उसको दिया जाता है कि वो कोर्ट के पास जा सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है, बोल सकता है कंपेल करवाओ कि मेरे स्पाउस को या वो रिस्टोर करे मैरिटल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये था रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियल सेपरेशन। हमने बताया कि क्या होता है। जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स क्या होते हैं। क्रूएल्टी है, फिजिकल वायलेंस है, डिजर्शन, अबेंडन जिसे कहते हैं आप, अनसाउंड माइंड पर्सन है, या फिर प्रिज्यूम डेथ है, 7 ईयर और मोर, नोइंगली नो न्यूज ऑफ अलाइव। जुडिशियल सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस जो कि मैरिड कपल को अलाउ करता है टू लीव अपार्ट व्हाइल रिमेनिंग लीगली वेल मैरिड। यानी कि वो अभी मैरिड में है, उनकी मैरिज लीगल है, लेकिन फिर भी वो उन्हें बोलता है कि आप कुछ टाइम से अलग रह सकते हैं। टेम्परेरी ब्रेकअप लगा देता है एक तरीके से आप कह सकते हो, जो कि सैंक्शन बाय कोर्ट होता है। अब उन्होंने बोला जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में डिफरेंस होता है। वो जब तक डिवोर्स नहीं कहलाएगा जब तक कि हस्बैंड के केस में आपने डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास कर दिया है लेकिन रिज्यूम नहीं हुई 1 ईयर में, और वाइफ के केस में 2 ईयर तक रिज्यूम नहीं होती। अगर मान लो 2 ईयर तक रिज्यूम नहीं होती तो वो डिवोर्स है। हस्बैंड के केस में भी 1 ईयर तक रिज्यूम नहीं होती तो वो डिवोर्स जुडिशियल सेपरेशन कन्वर्ट होकर आपका डिवोर्स वाली स्टेज में चला जाएगा बेसिकली। अब हम बात करते हैं क्रूएल्टी क्या है। वही है कि कपल को अलग रहने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनकी मैरिज डिसॉल्व कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि भाई एक्चुअल थ्रेटन फिजिकल वायलेंस करते हो आप, वर्बल इंसल्ट वगैरह कर रहे हो, एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स है, रिफ्यूजल ऑफ इंटरकोर्स है, या फिर नेग्लेक्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया था एग्जाम में एंड आई ऑल्सो अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। ऑन व्हाट ग्राउंड, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ में सारे टॉपिक्स हैं। तो उसमें पूछा गया था कि आप ये बताइए वाइफ किस किस ग्राउंड्स पर डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है लेकिन हस्बैंड नहीं कर सकता। फर्स्ट था डिजर्शन, जब हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया, ठीक है, विदाउट रीजनेबल क्लोज, और 2 ईयर्स और मोर तक उसे क्या नहीं किया हुआ,
उसके लिए आपने जो भी डिग्री पास की थी उसे रिज्यूम भी नहीं हुआ। सेकंड नंबर पे एडल्ट्री, यानी कि हस्बैंड इंगेज है वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स समवन के साथ जो कि अदर देन वाइफ है। बाइगेमी, आपने देखा 2 मैरिज हो रखी है, ठीक है। नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, कोई भी रिवाइवल नहीं हुआ, ठीक है, 1 ईयर हो गया उसके बाद भी। रेप, अननेचुरल ऑफेंस। तो ये कुछ केसेज है जहाँ पर वाइफ तो फाइल कर सकती है डिवोर्स के लिए, हस्बैंड नहीं कर सकता। डिजर्शन, एडल्ट्री, बाइगेमी, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन एंड रेप। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अडॉप्शन। बेसिकली अडॉप्शन में क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सन फ्रॉम अ फैमिली इन विच ही इज बॉर्न टू अनदर फैमिली बाय वे ऑफ गिफ्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि अब जो अडॉप्टेड सन है, जिस फैमिली में वो अडॉप्ट कर दिया गया, वहीं के राइट एंड ड्यूटीज आ जाएंगे, और जहाँ के पहले थे वो अबॉलिश कर दिए जाएंगे, ओल्ड फैमिली के, यानी कि अबॉलिश कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट बतानी है वैलिड अडॉप्शन की बेसिकली। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसके पास राइट होना चाहिए। फिर सेकेंड नंबर पे जिस पर्सन को अडॉप्ट किया जा रहा है उसके पास भी राइट होना चाहिए, और इसकी कुछ कंडीशंस भी है जो भी फुलफिल होनी चाहिए। पहले आप बात करते हैं बेसिकली कि इफ अडॉप्शन ऑफ सन, तो अडॉप्टेड फादर और मदर मस्ट नॉट हैव सन और सन एंड सन्स लिविंग सन एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। ये सारे मतलब यानी कि 3 जनरेशन का बेसिकली कहते हो, सन नहीं होना चाहिए, सन का सन नहीं होना चाहिए, एंड सन लिविंग नहीं होना चाहिए बेसिकली एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, वेदर बाय लेजिटिमेट और बाय ब्लड रिलेशनशिप, किसी भी तरीके से। दूसरी डॉटर के केस में आप कहोगे कि कोई भी डॉटर्स डॉटर नहीं होना चाहिए। एंड सेम चाइल्ड में नॉट बी अडॉप्टेड सिमिल्टेनियसली बाय 2 or more पेरेंट्स, ये नहीं कि एक बच्चे को 2 या से ज़्यादा पेरेंट्स ले सकते हैं। एंड सेम चाइल्ड if adoption by male and adopted to be female, then adopted female must be 20 years older than adopted, and adoption must be actually given by the parents and actually taken by the adopted family। एक्चुअली होना चाहिए सारी, ये तो थी कंडीशन। आपने अडॉप्शन पढ़ा जो कि एक तरीके से रेगुलर टर्म है, डेली लाइफ में यूज होने वाला है बेसिकली, और ये क्वेश्चन आया भी था, इंपॉर्टेंट है। कि अब आप बताओगे कि इफेक्ट ऑफ वैलिड अडॉप्शन है क्या। देखो, अडॉप्शन चाइल्ड शुड बी डीम्ड टू बी चाइल्ड ऑफ अडॉप्टेड पेरेंट फॉर ऑल द पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन, नॉट प्रायर टू द डेट ऑफ अडॉप्शन, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि और जो भी जिस दिन से वो अडॉप्ट हो जाता है उसके जो भी राइट ड्यूटीज वगैरह रिप्लेस कर दी जाती है अडॉप्टेड फैमिली के थ्रू। इसका एक केस लो भी है इंपॉर्टेंट, बैनाबाई वर्सेज AR 1981, बॉम्बे 181। इन्होंने बोलता बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि अडॉप्शन इफेक्ट तभी लेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन, नॉट प्रायर टू द डेट ऑफ अडॉप्शन, ठीक है। तो ये था अडॉप्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली आपको बताना है माइनॉरिटी के बारे में। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 जो कि डिफाइन करता है पर्सन को हु हैज नॉट कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब गार्डियन अपॉइंट किया गया है जो कि उसकी प्रॉपर्टी को सुपरिटेंडेंस करेगा, ठीक है, जब तक कि वो एज अटेंड नहीं कर लेता 21 ईयर्स की। अब इसमें काइंड ऑफ गार्डियंस की आप बात करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं नेचुरल गार्डियन कौन होता है। अभी मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था कि नेचुरल गार्डियन के क्या क्या राइट होते हैं, हम पहले देख के आए हैं, बेसिकली उसी बेस पे है ये। अब नेचुरल गार्डियन की जब भी आप बात करते हो, एक तो वो केयर करेगा माइनर की, उसकी माइनर की प्रॉपर्टी वगैरह की। अब हमने बताया मैरिड गर्ल थी तो हमने हस्बैंड उसका होगा बेसिकली गार्डियन, और बॉय अनमैरिड गर्ल है तो फादर हो जाता है, लेकिन मदर रहती है मोस्टली केसेस में जब तक एज 5 ईयर्स की नहीं होती। सेकंड आपने पढ़ना है पावर बतानी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब आपने पढ़ना है कि नेचुरल गार्डियन के बारे में हमने पढ़ लिया। फर्स्ट टेस्टामेंट्री में आपने देखना है जो कि अपॉइंटेड किया जाता है एट द विल ऑफ नेचुरल गार्डियन, यानी कि ठीक है, और जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं ओनली आफ्टर डेथ ऑफ एग्जीक्यूटर। गार्डियन अपॉइंट किया जाता है बाय द कोर्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर, थर्ड था। अब फोर्थ है स्टैट्यूटरी गार्डियन जो कि अपॉइंट किया गया आपकी कोर्ट के थ्रू डेजिग्नेटेड बाय द लीगल डॉक्यूमेंट। उसके बाद डी फैक्टो गार्डियन का मतलब जो कि ना तो लीगल है ना ही टेस्टामेंट्री है, ठीक है, टेक ओवर करता है सारी मैनेजमेंट। एड हॉक गार्डियन फॉर दिस पर्पस। तो बेसिकली 6 टाइप के थे आपके, नेचुरल, टेस्टामेंट्री, गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, स्टैट्यूटरी गार्डियन था, डी फैक्टो था, एड हॉक था। ये मैंने सिंपल में भी नोट्स बना रखे आपको, बेसिकली पावर में आप ये सारा लिख देंगे और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर रखा है बेसिकली। अब हम आते हैं आपके कुछ ऐसी चीज़ें प्रिंसिपल जो कि गाइड करते हैं गार्डियनशिप के अकॉर्डिंग। तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि वेलफेयर ऑफ माइनर आएगा आपका। सेकंड नंबर पे माइनर के एज, सेक्स, रिलीजन देखोगे। गार्डियन का भी तो कैरेक्टर देखोगे, जो अडॉप्ट कर रहा है वो बंदा है कैसा, उसकी कैपेसिटी क्या है, कि वो ना करता हो कि एक तरीके से उसका बिजनेस ही है कि हाँ भाई बच्चे ले रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो आप वो तो नहीं अडॉप्ट के बहाने ले रहा है ये सब चीज़ें। तो आपको पूरा बैकग्राउंड चेक करना होता है। रिलेशनशिप टू माइनर देखेंगे, विशेज़ क्या है, डिजीज की एग्जिस्टेंस एंड प्रीवियस रिलेशनशिप क्या है, माइनर की विशेज़ क्या है, सेपरेट गार्डियन क्या है पर्सन के लिए, मल्टीपल गार्डियन क्या है, बेसिकली आप ये भी बताएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्टीशन क्या होता है कि आप बेसिकली सेवरेंस कर देते हैं जॉइंट फैमिली स्टेटस को, एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया जाता है, सेपरेटिंग इंडिविजुअल ऑनरशिप। मोड्स ऑफ पार्टीशन
पार्टीशन। फर्स्ट आप देखते हैं कैसे कैसे पार्टीशन कर सकते हैं। एग्रीमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं, सूट के थ्रू कर सकते हैं, विल के थ्रू कर सकते हैं, नोटिस के थ्रू कर सकते हैं, फादर डिक्लेरेशन हो गया या आर्बिट्रेशन हो गया, कंडक्ट हो गया, या फिर ऑटोमेटिक सेवरेंस ऑफ स्टेटस हो गया। तो ये कुछ पार्ट्स मोड्स से काइंड से जिसके थ्रू आप पार्टीशन कर सकते हैं बेसिकली। अब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ अब आपको बताना है कि एक फ्रेज है कि मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एट एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये क्या था? पेंडेंट लाइट का मतलब होता है वाइल सूट इज पेंडेंट, यानी कि आपका सूट पेंडिंग है। ये प्रोवाइड्स करवाता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्पाउस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग लाइक डिवोर्स और मैरिटल डिस्प्यूट के बीच में। इट रेफर्स टू अ टेम्परेरी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द स्पाउस वाइल एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग कवर कोस्ट परस्यूइंग द केस। कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होती है कि वो डिटरमाइन कर लेगा कि क्या अमाउंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास करता है रिस्पोंडेंट को कि आप पे कर दो रीजनेबल अमाउंट, ठीक है, लेकिन आफ्टर कंसीडरिंग ऑफ बोथ पार्टी इनकम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेज था मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसमें कुछ नहीं होता है कि एक जब आपका सूट पेंडिंग होता है उस केस में वो जो भी आपके कॉस्ट होती है सूट की कवर करने की, तो बेसिकली वो उस रिस्पोंडेंट को ऑर्डर देता है कि उस हिसाब से आपकी इनकम डिटरमाइन करने के बाद कि आपको क्या करना है, बेसिकली कितना पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम गिफ्ट एंड विल में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे इफेक्टिवनेस। गिफ्ट है तो इमीडिएट हो जाएगा, विल के केस में अपॉन टेस्टेटर डेथ होगा। रिवोकेशन है तो कैन नॉट बी रिवोक, लेकिन वो विल के केस में हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इमीडिएटली चली जाती है, उसमें बेनिफिशियर को डेथ के बाद जाती है। कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड दोनों ही केसेस में, रजिस्ट्रेशन भी दोनों ही केसेस में मैंडेटरी है। कंट्रोल का मतलब डोनर लॉस कर देता है कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इमीडिएट दे देता है ट्रांसफर। टेस्टेटर रखता है अंटिल डेथ नहीं होती, क्योंकि डेथ के बाद जाता है। पर्पस का मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ होता है, सब कुछ में डेथ होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस के कुछ बेसिस थे, इफेक्टिवनेस, रिवोकेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंसिडरेशन, रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल, पर्पस। नाउ आई एम गोइंग अहेड, ठीक है। बेसिकली अब इन्होंने बोला है जॉइंट फैमिली यानी कि जॉइंट एचयूएफ एंड इट्स इसेंशियल्स। तो बेसिकली कंसिस्ट करती है ऑल पर्सन डायरेक्टली जो है डिसेंडेड ऑफ फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, ऑल्सो वाइफ्स डॉटर ऑफ मेल डिसेंडेंट। एचयूएफ में क्या है कि उसे एक पर्सन ट्रीट किया जाता है आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका अपना पैन होता है, फाइल करता है, इनकम टैक्स वगैरह। अब इसके कुछ इसेंशियल्स है। कर्ता हो गया जो कि एल्डेस्ट मेंबर है आपका, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है, इसके बाद पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसका अपने आप में ही एक आपका 5 मार्क्स का नोट आ जाता है कि हाँ भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, जो कि एक तो आपकी जॉइंट एचयूएफ फैमिली के थ्रू यूज में होती है बेसिकली, ठीक है, और जिसमें मेंबर्स का इक्वल राइट होता है। को पार्टनर्स का मतलब भी इक्वल ऑनरशिप होती है उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है बेसिकली। अब हम आते हैं एग्नेट्स एंड कोग्नेट्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली एग्नेट्स का मतलब होता है कि जो कि पर्सन रिलेटेड होते हैं होली थ्रू मेल्स बाय ब्लड और बाय अडॉप्शन, ठीक है। क्लोजर रिलेटिव्स में आते हैं, जैसे फादर हो गया, ब्रदर हो गया, फादर सन हो गया, फादर ब्रदर। कॉग्नेट्स का मतलब नॉट होली थ्रू मेल्स इधर बाय ब्लड और अडॉप्शन, ठीक है। थ्रो वन और मोर फीमेल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कॉग्नेट्स आर कंसीडर हियर्स आफ्टर एग्नेट्स, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स हो गया आपके सिस्टर्स का कैसा है, मदर्स का ब्रदर बता सकते हो, सन्स का डॉटर बता सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये था आपका एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स की आपने बात की। अब आप बताओगे फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड रिलेशनशिप। फुल ब्लड हाफ ब्लड में क्या होता है, बेसिकली ए एंड बी आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम सपोज करते हैं ए मेल है, बी फीमेल है, मैरिड करते हैं, तो सी डॉटर होती है, डी सन होता है, और ए ने बी से करी तब सी और डी हुए, फिर ए ने ई से करी, ठीक है, तो जी और एच हुए। अब बताओ ए मेल सेम था, फीमेल चेंज हो गए। फुल ब्लड रिलेशनशिप का मतलब पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय कॉमन पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स कॉमन है, बोथ फादर एंड मदर, तो यानी कि वो आपके फुल ब्लड रिलेशनशिप है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख भी सकते हैं स्क्रीन में कि सी एंड डी आपके क्या है, जिसके पेरेंट्स सेम हैं, तो बेसिकली सी एंड डी फुल ब्लड रिलेशनशिप है। ऐसे जी एंड एच है। बट हाफ ब्लड रिलेशनशिप में 2 पेरेंट्स कॉमन नहीं होते, ठीक है आपके, यानी कि इसमें से आपके कॉमन फादर होते हैं लेकिन 2 डिफरेंट मदर्स होती है, जो हमने एग्जाम्पल में भी दिखाया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे सी एंड जी हो गया, डी एंड एच हो गया, जिनकी मदर दोनों की सेम है, फादर सेम है, तो ये हाफ ब्लड रिलेशनशिप हो गया। अब आप बात करते हो डॉक्ट्रिन ऑफ पियर्स ऑब्लिगेशन। अभी हमने इसको पहले भी पढ़ा था। पियर्स ऑब्लिगेशन में आप क्या देखेंगे कि ऑब्लिगेट करता है सन को कि या फिर सन को या फिर ग्रेट ग्रैंड सन को कि आपको रीपे करने अपने फादर के डेट को, पर्टिकुलरली जो कि इंकर्ड किए गए फॉर लीगल एंड रिलीजियस पर्पस। इट बिलीव करता है कि जो भी है, अगर आपकी रिलीजियस ड्यूटी है, अगर आप दे देते हो तो स्पिरिचुअल वेलबिंग हो जाएगा बेसिकली। अब आप बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी में आप क्या देखते हैं कि आपको उतना ही सम पे करना है जितना लिमिटेड टू प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट वाला अमाउंट आप नहीं दोगे, ठीक है। सन लायबल होता है चाहे उसको कोई भी इनहेरिट में प्रॉपर्टी ना मिल रही हो अपने पेरेंट्स से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपेंथा रिलेशनशिप। इट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जिसमें अब एक बार आप वही है कि आपको देखना है कैसे करता है, ट्रैक करता है अपवर्ड डायरेक्शन में 9 डायरेक्शन रेदर देन डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और प्रोहिबिट करता है मैरिज बिटवीन द
कॉमन इंसेस्टर के बीच में 5 जनरेशन 3 जनरेशन, लेकिन अगर कस्टम अलाउ कर देता है इसका एक्सेप्शन है, यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन क्रुएल्टी भी मैंने आपको बता दिया था, एक तरीके का मैट्रिमोनियल एक्ट है जो कि आपको पेन देता है फिजिकल मेंटल, ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली क्रुएल्टी करता है। फिजिकली यानी कि बॉडी का हार्म करता है, मेंटली मतलब उसको ये लेफ्ट कर दिया गया कोर्ट पर कि वो कैसे देखेगा कि इसको इसके साथ मेंटल क्रुएल्टी हुई है, ठीक है, और किसे किसे क्रुएल्टी कहा जाता है इसको भी आप पहले देख चुके हैं। ओके, नाउ आई हैव कवर्ड ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिंदू लॉ एंड नाउ you can read that and you can learn that. Despite it, you are not to read any single word. It covered all important questions, previous year question. I hope you would love this if you would learn by this, and please like and subscribe, and after that I will put more and more videos for your help. Thank you.